हेलो दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा अध्याय अम्ल क्षारक एवं लवण। तो दोस्तों ये अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इस अध्याय से 2 अंक का ऑब्जेक्टिव और 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात इस अध्याय की मुझे ये लगती है कि इस अध्याय से ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। आपको एक तो अम्ल क्षार के बारे में कुछ गुणों या फिर अंतर के बारे में पूछ लिया जाएगा। अगर आप उसके गुण कर लेते तो स्वाभाविक है आप उसके अंतर भी लिख सकते, क्योंकि अम्ल और क्षारक के अगर आप गुण कर लेते तो एक तरफ उसके गुण एक तरफ उसके गुण, यानी दोनों के आप डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा उतना पूछा तो नहीं जाता इस अध्याय से। 4 अंक में सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे वो आज की इस वीडियो में हम पूरे कवर कर लेंगे और दोनों ऑब्जेक्टिव भी जो है कवर कर लेंगे, जिससे आपका पूरा जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस अध्याय के जो है 4 अंक वाले प्रश्न करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो है हम इस अध्याय के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए वो करेंगे और लास्ट में जो है हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले 4 अंक का आपका पहला प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है सिंपल सी भाषा में, कि अम्ल, ठीक है, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, ठीक है, और वे जो है मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और उदासीन करने के बाद वे जो है लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपको सिंपल सी परिभाषा इसकी लिखनी है कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया जो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब सिंपल सी चीज़ हो रही है कि भाई अम्ल और क्षारक मिल रहे हैं, एक दूसरे को उदासीन कर दे रहे हैं और जो लवण एवं जल हमें प्राप्त हो रहा है, यह जो अभिक्रिया रहेगी वो उदासीनीकरण अभिक्रिया रहेगी। काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। और इसके अगर आपको उदाहरण लिखने हैं तो आपको लिख देना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कोई भी एक क्षारक का नाम लिख देना है। इन दोनों को मिलाकर आपको सबसे पहले तो जल अलग निकाल देना है। जल अलग निकालने के बाद आपका जो कुछ भी बचता है वो आपको लवण में लिख देना है। इससे आपकी जो है परिभाषा है कि जो उदाहरण होते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएगी और आपके जो 4 अंक का प्रश्न यहाँ पर संपूर्ण क्लियर हो जाता है कि भाई अम्ल और क्षार मिलने से एक दूसरे को उदासीन हो जाते हैं और लवण में जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया जो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा आपका प्रश्न है कि भाई विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हम 2 उपयोग लिखिए। अब जो दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaCl2। आपको याद रखना है, बिल्कुल रख लीजिए CaCl2, क्योंकि ये जो है बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। और इसके अगर हम बात करें उपयोग की, अगर हम बात करें विरंजक चूर्ण के उपयोग की, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग बनाया जाता है आपका रोगाणुरोधी पेयजल बनाने में। यानी जो आपने देखा होगा जो एक ऐसा लिक्विड आता है मेडिकल स्टोर में मिलता है वो, जिसे जो है पानी में डालने से पूरे रोगाणु जो है नष्ट कर देता है। तो वो जो जल बनता है वो बनता है आपका विरंजक चूर्ण से। और ये क्लोरोफॉर्म के बारे में जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक विषैला पदार्थ है, फिर भी इसके निर्माण करने में भी इसका जो प्रयोग तो होता है। ठीक है। तो आपको इसके उपयोग में लिखते हैं रोगाणुरोधी पेयजल बनाने में और क्लोरोफॉर्म में और ऑक्सीकारक के रूप में इसका जो है प्रयोग होता है। ठीक है, उपयोग में। और आप इसका सूत्र क्या है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का। देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा आपका प्रश्न है कि धोने के सोडे बेकिंग सोडे के दो उपयोग लिखिए। धोने के सोडे का आपका क्या उपयोग है। धोने के सोडे का तो आपको सभी को उपयोग पता होगा। इसका उपयोग हम करते हैं घरों की साफ सफाई में और कांच साबुन और कागज उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, धोने के सोडे का। अगर आता बेकिंग सोडा, तो इसका प्रयोग हम जो है बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग सोडा में करते हैं। और जो आपने जो अग्निशामक जो अंतर देखा होगा आग बुझाने वाला, उसमें भी जो है बेकिंग सोडे का प्रयोग होता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई धोने के सोडे और बेकिंग सोडे का उपयोग बताइए, तो धोने के सोडे का आपको लिखना है कि इसका प्रयोग कपड़ों की साफ सफाई के लिए होता है, घरों की साफ सफाई के लिए किया जाता है, कांच साबुन उद्योगों में धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडे के बारे में पूछा जाए तो बेकिंग सोडे में आपको लिखना है इसका उपयोग जो है बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर में किया जाता है और इसका जो है अग्निशामक यंत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चौथा आपका कि विरंजक चूर्ण प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग लिखिए। अब विरंजक चूर्ण का आपको उपयोग तो हम पढ़ चुके हैं कि भाई इसका उपयोग जो ऑक्सीकारक के रूप में होता है, रोगाणुरोधी पेयजल बनाने में होता है और क्लोरोफॉर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर हमने जो है पढ़ा है दूसरे प्रश्न में कि विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या क्या है। तो यही है इसके उपयोग। ठीक है, ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है, रोगाणुरोधी पेयजल बनाने में, क्लोरोफॉर्म में। और दूसरा था प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाया जाता है आपका मूर्तियाँ। अभी जो गणेश उत्सव आ रहा है तो गणेश उत्सव की जो मूर्तियाँ बनती है वो बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। जब आपके हाथ को कुछ भी चोट लग जाती है, आपके शरीर के किसी अंग को चोट लग जाती है, तो डॉक्टर जो प्लास्टर आपके हाथ पर बांध कर देता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना हुआ होता है। ठीक है। तो इसका क्या, मूर्तियाँ कलात्मक आदि बनाने में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। देखिए टूटी हड्डियाँ यानी हमारी जब हड्डियाँ टूट जाती है तो उसे जो डॉक्टर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही उस पर चारों तरफ स्ट्रक्चर बना देता है, जिससे वो हड्डियाँ खिसके ना और वो जो है जुड़ जाती है। ठीक है। और पांचवा प्रश्न है आपका अम्ल क्षार में 4 अंतर बताइए। तो अम्ल क्षार में 4 अंतर आप कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा जहाँ से आपको आसान लगे। ठीक है। तो अगर आप इसके गुण भी याद रखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका काम। तो ठीक है, तो यहाँ पर अम्ल क्षार के आप 4 अंतर कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है।
और छठवां आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि जो पित्तल एवं तांबे के जो बर्तन होते हैं दही एवं खट्टे पदार्थ से क्रिया करके लवण बनाते हैं जो कि विषाक्त होते हैं, इसलिए पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। जब पित्तल दही एवं खट्टे पदार्थ से संयोग करता है तो एक लवण बनाता है जो कि भाई काफ़ी विषैला होता है, इसलिए जो हमें दही एवं खट्टे पदार्थ जो है पित्तल एवं तांबे के बर्तन में नहीं रखने चाहिए। इसके बाद हम चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं हमारे। तो इस अध्याय का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग होता है। तो दोस्तों अपच का उपचार करने के लिए आपको याद रखना एंटीसिड औषधि का प्रयोग होता है। अब इसके लिए काफ़ी सिंपल से ट्रिक है। जो अपच है वो एक पेट का रोग है, ठीक है। अपच जो है किसका रोग है, पेट का। और जो कभी भी हमें पेट में कोई भी रोग होता है तो हम अधिकतर जो है एसिड का प्रयोग करते हैं। जो एसिड जो होता है ना सिंपल भाषा में जैसे इनो, जिसे हम पानी में डालते हैं, तो जो अपने अंदर के जो पेट के अंदर के जो विषाणु या कुछ भी जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें समाप्त करने के लिए हम एसिड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एंटासिड, इसमें अगर आप नट हटा दे तो बनता है हमारा एसिड। देखिए ये जो नट है उसको अगर हटा दे तो बनता है एसिड। तो आप याद रख सकते हैं अपच यानी पेट का रोग, और पेट के रोग के लिए हमें लगाना है एसिड, तो यानी एंटासिड। यहाँ से आप इसे थोड़ी सी ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, ठीक है। आपका दूसरा है कि कोई विलयन लाल को नीला कर रहा है तो उसका पीएच संभवत क्या होगा। अब ये पीएच मान आपको याद रखना है कि भाई 7 होता है। 7 ये जो है पीएच मान का एक मान है जो कि ये उदासीन होता है। अब जो 7 से ऊपर के जो पीएच मान होते हैं वो होते हैं आपके क्षार, और 7 से जो नीचे के जो मान होते हैं वो होते हैं आपके अम्ल। अब इसे कलर भी दिया गया है कि भाई एक पत्र होता है लिटमस पत्र, जो कि अगर लाल है मतलब वो अम्लीयता को दर्शा रहा है, और अगर नीला है तो वो क्षारीयता को दर्शा रहा है, ठीक है। लाल यानी अम्ल, आप इसे अम्ल का पीछे का ल और लाल का ल आप इसे याद रख सकते हैं। अम्ल यानी लाल, लाल यानी अम्ल, ठीक है। और क्षार से तो आप याद ही रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दर्शाया जा रहा है कि भाई लाल लिटमस को ये क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। मतलब ये जो नीला है, नीले मतलब क्या समझा हमने, क्षार है। मतलब क्षार बदल रहा है, यानी क्षार यानी होता है 7 से ज़्यादा, यानी 7 से ज़्यादा यहाँ पर जो भी अंक होगा वो होगा हमारा पीएच का मान। तो ठीक है, अब यहाँ पर 7 से ज़्यादा हमारा क्या है, 10 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर 10 बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपका पदार्थ की प्रकृति अम्लीयता का कारण है, तो इसका कारण है H+ कारण, ठीक है। अगला आपका कि अम्लीय क्षारक की प्रबलता की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जा रहा है, पीएच स्केल का। अम्लीय क्षारक की जो प्रबलता जांच करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग हम करते हैं। अब पांचवा आपका कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तब किसका उत्सर्जन होता है। तब जो कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो किसका उत्सर्जन होता है, तब जो है हमारी हाइड्रोजन गैस का जो उत्सर्जन होता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे रिक्त स्थान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि 2 अंक का ऑब्जेक्टिव चैप्टर से आना है, जिसमें हमारा पहला मेथिल ऑरेंज सूचक है। तो मेथिल ऑरेंज जो है ये प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। आपको याद रखना है मेथिल ऑरेंज कौन सा सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है आपका, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को हम कहते हैं क्षार। सिंपल सी चीज़ है, जल में घुलनशील क्षारक को हम कहेंगे क्षार। अगला आपका तीसरा कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अब जो पीएच हमने थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो चीज़ें खट्टी होती है वो तो हम कहते हैं अम्ल है भाई, और जो जिनका स्वाद जो है कड़वा होता है उसे हम कहते हैं क्षार है। लेकिन साथ जो पानी होता है वो तो बीच में है, मतलब ये ना खट्टा है ना कड़वा है, ये जो है बीच की चीज़ है, तो इसे हम कहेंगे उदासीन। यानी इसका जो पीएच है क्या आएगा, 7 आएगा। यानी 7 से ऊपर को तो हम क्षार कहते हैं, 7 से नीचे को अम्ल कहते हैं, लेकिन ये शुद्ध जल जो है उदासीन है, इसलिए हम कहेंगे इसे, इसका पीएच मान 7 है। अगला आपका जल एक ऑक्साइड है। तो जल एक जो है कैसा ऑक्साइड है, हमने अभी भी पढ़ा, जल एक उदासीन ऑक्साइड है, ठीक है। वो ना अम्ल है ना क्षार है, वो उदासीन है, इसलिए हम कहेंगे उदासीन ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहीं पर जो आपका सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो इसके चैप्टर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने इसमें लिए हैं, लेकिन हम उसे करवा नहीं सकते हैं आपके, तो आप इसे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, आप जो है वहाँ से जाकर जो है पूरे पढ़ सकते हैं, और उसके बाद जो आपका पूरा चैप्टर जो क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में इसके अतिरिक्त आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।